हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। ओके। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 1। हम लोग अध्याय में पूरा अध्याय पढ़ लिया, प्रश्न उत्तर भी कर लिया था। अब हम लोग करेंगे अभ्यास प्रश्न। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य ढूंढना है, सत्य नहीं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि PbO यानी कि लेड ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करके लेड यानी कि Pb बना रहा है बच्चे, Pb है। ठीक है, और ये क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए तो इसमें हो क्या रहा है, ये Pb बदला है किसमें? Pb में। ठीक है, यानी कि इसका अपचयन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? अपचयन यानी कि रिडक्शन। और ये C है, इसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको समझा दे रहा हूँ ये रिएक्शन पूरा। देखिए इसका ये अपचयन हो रहा है तो ये अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयित। तो मतलब ये वाला आपका सही होगा। ठीक है, यानी कि जो लेड ऑक्साइड है ये अपचयित हो रहा है, ये सही है। और सी, ये इसका उपचयन हो रहा है तो ये उपचयित हो रहा है। सी क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, तो यानी कि ये उपचयित है। ये दोनों सही है, लेकिन इसमें असत्य पूछा है ना, तो आपका जो होगा ये वाला और ये वाला क्या होगा? असत्य होगा, यानी कि ए भी असत्य है। तो ए भी देखिए ना ये, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि FeO3, ठीक है, और Al अब क्रिया कर रहे हैं और Al2O3 और Fe बना रहे हैं। जो देखिए पता चला इसमें क्या हो रहा है कि जो एल्युमिनियम है वो Fe को क्या हटा दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है ना। तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। तो ये देखिए आप उत्तर नंबर ये सही हो जाएगा, डी। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि लौह चूर्ण यानी कि लोहे पर तनु हाइड्रोक्लोरिक, तनु मतलब होता है पतला, ठीक है, यानी डाइल्यूट अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगा। तो देखिए इसमें सीधी सी बात है कि जब FeCl से क्रिया करेगा तो FeCl3 बनाएगा, यानी कि फेरिक क्लोराइड, और H2 गैस निकलेगा। देखिए ऑप्शन में कहाँ है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, ये यही ऑप्शन सही है। ठीक है, और बाकी ये तीनों क्या हैं? गलत हैं। ठीक है, तो देखिए आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर अर्थात लेफ्ट हैंड साइड तथा दाईं ओर राइट हैंड साइड में बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात अभिकारकों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पादों में तत्वों के कुल परमाणु संख्या बराबर होती है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होता है? बराबर होता है, यानी कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं? बराबर होते हैं आपस में। ठीक है, अब देखिए ये जरूरी क्यों है, इसका नियम देखिए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और नहीं क्या होता है? उसका विनाश। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान। अतः रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन होता है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो की स्पीड तेज हो तो आप अपने अनुसार उसको व्यवस्थित कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, रासायनिक समीकरण और शब्द समीकरण। तो ये जो दिया हुआ है ये चारों, ये आपके क्या है? ये शब्द समीकरण है। बदलना किस में है? रासायनिक समीकरण में, और साथ में क्या करना है? संतुलित करना है। मैंने आपको सब पढ़ा रखा है वीडियो में। ठीक है, ये पहले ही लेक्चर मैंने आपको बताया था। चलिए देखिए क्या कर रहा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। देखिए ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, संयोग करके क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बैलेंस कैसे करना है मैंने आपको पहले वीडियो में समझा रखा है, तो आप अगर वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए
दूसरा क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो देखिए ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, O2 से क्रिया कर रहा है, दहन हो रहा है, जल बना रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, चलिए सी देखिए, एल्युमिनियम सल्फेट है, ये आपका एल्युमिनियम सल्फेट हो गया। अब क्रिया कर किसे, बेरियम क्लोराइड, देखिए ये बेरियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। ये आपका बेरियम सल्फेट का क्या है, अवक्षेप। देखिए जो अवक्षेप होता है वो ठोस होता है, देखिए ठोस है ना। ठीक है, चलिए ये डी वाला देखिएगा, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया कर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। देखिए आपका क्या है, पोटेशियम धातु है, जल से क्रिया कर रही है, बना क्या रही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जल। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखो 6 वाला क्या कह रहा है कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो संतुलित कैसे करना है मैंने पहले ये वीडियो में बताया हुआ है। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है कि HNO3 नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करके बना रहा है कैल्शियम नाइट्रेट और H2O। जो ये H2O जल है, ठीक है, H2O। दूसरा देखिए NaOH और H2SO4 क्रिया करके बना रहे हैं Na2SO4 और H2O। बच्चों यहाँ पे मेरे आंसर में सब किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इसको, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो नंबर 1 देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, NaCl और AgNO3 क्रिया करके बना क्या रहे हैं सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये सोडियम नाइट्रेट। ठीक है बच्चों, ये देखिएगा BaCl2 और ये क्या H2SO4 अब क्रिया कर रहे हैं किससे, अब क्रिया कर रहे हैं आपस में, बना क्या रहे हैं BaSO4 और HCl। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लग रही तो आप कम कर लीजिएगा या अपने अनुसार व्यवस्थित कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों कि निम्न रासायनिक अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, ये शब्द समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात ये भी करना है। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब ये आप कर लीजिएगा एज ए होमवर्क के रूप में, अगर मैं आपको अगला बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, दूसरा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, बाकी आप लोग अप्रेस कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है पूरा वीडियो। चलिए, ये पोटेशियम ब्रोमाइड है, ये क्या है बेरियम आयोडाइड। बना क्या रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। देखिए बनेगा कैसे बच्चों, ये जो यहाँ पे जो ब्रोमीन है, देखिए यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, एक तो समझा दे रहा हूँ, KBr है और BaI है। देखिए हो क्या रहा है इसमें कि यहाँ पे जो I था वो K के पास चला आया, ठीक है, और जो Br था वो कहाँ चला गया Ba के पास। तो इसमें हुआ क्या कि द्विविस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है, द्विविस्थापन, आयन का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है ना, तो यह क्या है द्विविस्थापन अपक्रिया है। कैसे क्रिया है, द्विविस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, बी वाला देखिएगा, जिंक कार्बोनेट टूट रहा है किसमें, जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। जो टूट रहा है ना तो क्या होगा, वियोजन होगा ना, तो ये एक वियोजन अपक्रिया होगी। ठीक है, ये देखिए मैग्नीस, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल रहे हैं, क्या बना रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये एक संयोजन अपक्रिया होगी। क्या होगी, संयोजन अपक्रिया। इसमें देखिए डी वाले में कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में क्रिया कर रहे हैं, बना क्या रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। ये बच्चों विस्थापन हो रहा है। देखिए हो क्या रहा है कि मैग्नीशियम यहाँ पे HCl से H को विस्थापित कर दे रहा है, तो क्या बना दे रहा है MgCl2 बना देगा। ठीक है, मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रखा है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा
कि ऊष्माक्षेपी मतलब होता है कि जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा उत्सर्जन को जो ये डेल्टा है, ये ए नहीं, ये डेल्टा है, ठीक है। इस तरीके से ये ऐसे डेल्टा होता है, ठीक है। तो डेल्टा संकेत द्वारा उत्पाद की ओर लिख करके प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन जल रहे हैं आपस में मिल करके, बना रहा क्या CO2 और प्लस क्या बन रहा है? ऊष्मा बन रहा है, ठीक है। चलिए तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 क्या कह रहा है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों अच्छे से, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे सीरियल से पूरा ऊपर से क्रम से, तो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया 2 कारणों से कहा जाता है। पहला कारण क्या है कि क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित होता है। मतलब जानते हैं कि जब हम लोग खाना खाते हैं या फिर किसी भी तरीके से क्या करते हैं, ग्लूकोज को हमारे शरीर में जब जाता है तो वो क्या होता है, कोशिकाओं में उपस्थित हो जाता है, ठीक है, स्टोर हो जाता है। जब ऑक्सीजन जाता है, जब हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाता है तो जो ग्लूकोज होता है वो O2 से क्रिया करता है और बनाता क्या है कि CO2 बनाएगा, जो ये CO2 है, और जल बनाता है। क्या बनाता है? जल बनाता है, ठीक है। और दूसरा देखिए, दूसरा कारण क्या है कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा निर्मुक्त होती है, यानी कि जो ऊष्मा होती है वो ऊर्जा के रूप में क्या होती है, निर्मुक्त होती है, यानी कि मुक्त होती है, बनती है। अभिक्रिया इस प्रकार होती है, कैसे? देखिए बच्चों ये ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज बनता कैसे है? जो आपका चीनी होता है, सिक्रोज होता है, चीनी को जब जल से क्रिया कराते हैं, ठीक है, तो बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। तो देखिए जब ये O2 से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा कि CO2 बनेगा, जो हम लोग छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा? जल बनेगा, और उसके साथ क्या बनेगा? ऊष्मा बनेगा। किसके रूप में? ऊर्जा के रूप में, ठीक है। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे, ठीक है। तो देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। बच्चों ये आप अच्छे जानते हो कि वियोजन संयोजन क्या होता है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर देखिए कि उत्तर क्या है, वियोजन अभिक्रिया में कोई अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाता है, टूट जाता है। आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए, ये आपका फेरिक ऑक्साइड है Fe2SO4, ठीक है। जब इसको ऊष्मा दिया गया, हीट किया गया, तो ये क्या हो गया, ये Fe2O3 में टूट गया, ठीक है। यानी कि Fe2O3, ठीक है। और किस में टूटा? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में, और SO3 में टूट गया। ये फेरिक ऑक्साइड है और ये सल्फर डाइऑक्साइड है और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। जो ये नाम थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो पीडीएफ में गलती है, आप इसको भूल जाइएगा। ये क्या है? आपका फेरिक ऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ठीक है बच्चों। क्या देखिए, और ये वियोजन हो गया। देखिए संयोजन में क्या होता है कि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक संयुक्त होकर के, जुड़ करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। उदाहरण ले लीजिए H2 और O2, ये दोनों गैस हैं, अब मिलकर क्या बनाते हैं? H2O। क्या बनाते हैं बच्चों? H2O, यानी कि जल बनाते हैं, ठीक है। चलिए, अर्थात 2 अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। उसमें क्या था कि एकल अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक बना रहा था। इसमें क्या होगा कि 2 अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि 12 क्या कह रहा है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं में एक एक समीकरण लिखिए जिनमें या तो ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत के रूप में दिया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए ऊर्जा जो दी जाती है कैसे है, इसका आंसर देखिएगा कि ऊष्मा के द्वारा वियोजन। किसके द्वारा? ऊष्मा के द्वारा वियोजन। ऊष्मीय वियोजन आपको पढ़ाया था मैंने, प्रकाश की वियोजन पढ़ाया था, वैद्युत वियोजन पढ़ाया था, अच्छे से याद होगा ना। तो वही ये फिर से, ठीक है। देखिए क्या है, लेड नाइट्रेट है, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन ऑक्साइड में, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में क्या होता है? टूट जाता है। मैंने आपको ये अभिक्रिया बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, देखिए बी वाला देखिए, प्रकाश के द्वारा वियोजन। सूर्य के प्रकाश में जो वियोजन होता है, प्रकाश की वियोजन मेरे को पढ़ाया था। देखिए ये है प्रकाश वियोजन, ये सिल्वर ब्रोमाइड है,
जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो क्या होता है कि ये सिल्वर और Br में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है। विद्युत वियोजन मैंने आपको जल वाला अच्छे से मतलब समझाया था, एनोड कैथोड पूरा हर एक चीज़ बताया था। ठीक है। तो देखिए जल है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो ये H2 और O2 में क्या हो गया, टूट गया। मैंने आपको पूरा डायग्राम अच्छे से बताया था। ठीक है। प्रश्न में भी करवाया था और एक उत्तर में भी करवाया था इसको। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। सॉरी 13 नंबर क्या कह रहा है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। ठीक है। तो बच्चों ये बहुत आसान है। ठीक है। देखिएगा कि विस्थापन अभिक्रिया जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। मैंने देखा था कि जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं वो कम क्रियाशील धातुओं को उसके यौगिक से क्या करती हैं, विस्थापित कर देती हैं। तो क्या कहलाता है कि विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये वाला एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। ठीक है। यहाँ Cu है, यहाँ पे Z है, तो जो जिंक है वो क्या करेगा, Cu को विस्थापित कर देगा। क्यों? क्योंकि जो जिंक है वो उससे ज़्यादा क्रियाशील धातु है। ठीक है। देखिए ऐसे हो जाएगा, Cu विस्थापित हो गया। चलिए यहाँ पर देखिएगा। और द्विविस्थापन अभिक्रिया होता क्या है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है। किसके? आयन का आदान प्रदान होता है। ठीक है बच्चों। देखिए कैसे, इसे यहाँ पे क्या है, AB है, यहाँ पे CD है। ये एग्जाम्पल में है तो होगा क्या कि जो ये C है ये जाएगा A के पास। कहाँ जाएगा? A के पास। और जो B है वो कहाँ जाएगा? D के पास। ठीक है। तो यानी कि ये इसको विस्थापित हो गए दोनों। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, NaOH प्लस HCl। हुआ क्या कि जो ये OH था ये कहाँ गया? H के पास चला गया, और जो ये Cl था ये कहाँ गया? Na के पास गया। ठीक है। तो ये बना लिया। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। ये 14 नंबर। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि सिल्वर के शोधन में, जो शोधन का मतलब होता है कि जब उसको उसके यौगिक से अलग किया जाता है। ठीक है, शुद्ध किया जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए Cu यानी कि कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो बहुत सिंपल है। देखिए सिल्वर नाइट्रेट कॉपर धातु ले लिए, अभिक्रिया करवा दिए, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो क्या Ag क्या हो, विस्थापित हो जाएगा किससे? Cu से। तो क्या बन जाएगा? CuNO3 बन जाएगा। और क्या Ag क्या हो गया? विस्थापित हो गया। बस हो गया। सिंपल सा, कितना सिंपल है ना, आसान है, मज़ा आ रहा है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से कर दिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। ठीक है। क्या कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, या अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनते हैं वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। चलिए परिभाषा देखिए कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है जो विलयन से पृथक हो जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाती है? एग्जाम्पल देख लीजिए, ये AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये सोडियम क्लोराइड है। जब आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? AgCl सफ़ेद अवक्षेप बन जाएगा। कौन? AgCl। और अवक्षेप हमेशा कैसे ठोस होता है? सॉलिड होता है। बचा क्या? NO3 और Na, तो क्या बन जाएगा? NaNO3। तो बच्चों को 14 नंबर समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर पे। चलिए हाँ, ये 15 था। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे 16 नंबर। ये 16 नंबर क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या होगा, अगर निकलेगा तो क्या होगा। योग मतलब जुड़ना, ह्रास मतलब निकलना या कमी होना। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। पहला उपचयन, दूसरा अपचयन। चलो बच्चों पहले पढ़ते हैं पहला वाला उपचयन। तो उपचयन को हम लोग ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ऑक्सीकरण का योग, बच्चों ये ऑक्सीकरण नहीं होगा, ये होगा ऑक्सीजन। ठीक है। तो ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, देखिए ऑक्सीजन का योग, तो ये वाला देखिएगा हाइड्रोजन, देखिए ये देखिए यहाँ से ये बन रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है? इसमें O2 जुड़ रहा है। क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। क्यों? देखिए यहाँ पे H2 था, यहाँ पे H2O, तो O2 जुड़ा ना, तो ये क्या हुआ? ये हुआ उपचयन। क्या हुआ? उपचयन। ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? उपचयन। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ इसका। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन।
और देखिए ये CuO है ना, इसमें ऑक्सीजन निकल रहा है ना, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या होगा, अपचयन। क्या होगा, अपचयन। तो ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है, अपचयन। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे अब। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X, क्या है, X। बच्चों ये X कोई तत्व नहीं है, बस इसका नाम बताना है, ठीक है ना, ये माना X है, को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X का नाम एवं उस काले रंग वाले यौगिक का नाम बताना है, यानी कि ये X क्या है और उस यौगिक का नाम क्या है। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा है। ठीक है, आप उसको याद कर लीजिएगा। ये फैक्ट है कि यह चमकदार तत्व X कापर है। क्या है, कापर धातु है। जब इसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह उपचयित होकर काले रंग की कापर सेकेंड ऑक्साइड, कापर सेकेंड ऑक्साइड क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, CuO बनाती है। अब क्रिया इस प्रकार है, तो ये जो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये होगा क्या कि जो Cu है, क्या है, कापर, ये क्रिया करेगी इससे ऑक्सीजन से, बना क्या रही है, CuO संयोजन क्रिया हो रही है। तो होगा क्या, देखिए ये CuO क्या है, कापर सेकेंड ऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए जो सेकेंड है ना, ये कापर की संयोजकता है। क्या है, संयोजकता। ये IUPAC नाम है। ठीक है, क्या है, IUPAC नाम। हम लोग इसको कहेंगे कापर ऑक्साइड, सामान्य नाम क्या होगा, कापर ऑक्साइड, और ये आपका IUPAC नाम है। ठीक है, तो ये आप कक्षा 11 में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। चलिए, तो इसका रंग काला है, इसका रंग कैसा था, भूरा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो 18 क्या कह रहा है कि लोहे की धातुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। आप लोगों को देखा होगा कि घर में जो केवाड़ी होता है, दरवाज़ा होता है, गेट होता है, फाटक होता है, या भी और जो चीज़ें होती हैं लोहे की, उसको पेंट क्यों करते हैं। तो देखिए क्यों करते हैं, कह रहा है कि लोहे की वस्तु हवा एवं आर्द्रता के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है। जो संक्षारण मैंने आपको पढ़ाया था, संक्षारण विकृत गंधिता से चैप्टर खत्म हुआ था। ठीक है, अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहती है, जिसके कारण संक्षारण यानी कि जंग लगना नहीं हो पाता है। इस तरह लोहा पेंट करने से या करने पर क्षतिग्रस्त नहीं होता है, यानी कि हम पेंट कर देंगे तो वो खराब नहीं होगा, मुरझा नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। 19 क्या कह रहा है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, क्यों उसमें नाइट्रोजन डाल के रखा जाता है। जैसे आप लोग मार्केट से अगर चिप्स वगैरह लाते होंगे पैकेट वाला, या टेढ़े मेढ़े कुरकुरे, ढेर सारी चीज़ आता है, नमकीन आता है, तो उसमें गैस भरी होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, तो उसमें क्यों नाइट्रोजन भरा जाता है, वही इसमें कह रहा है। इसका आंसर देखिए कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों का गंध एवं स्वाद उपचयित होने के कारण बदल जाता है। अगर ये ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, उपचयन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया क्या कहलाता है, उपचयन होगा। उपचयन मतलब उपचयित होगा, तो उसका जो रंग गंध स्वाद होगा वो बदल जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयित यानी कि ऑक्सीकृत होने से बचाता है। अगर नाइट्रोजन जो है वो अक्रिय गैस है, और जो अक्रिय गैस है वो प्रतिऑक्सीकारक का काम करता है, यानी कि वो ऑक्सीकरण नहीं होने देता है। ठीक है, और उसे बचा लेता है। अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता नहीं होने पाती। इस कारण वसायुक्त पदार्थ जैसे चिप्स खराब नहीं होते। ठीक है, यही कारण है कि जो पैकेट वाले चिप्स होते हैं वो बहुत दिन तक चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। जो 20 में क्या कह रहा है कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। एक संक्षारण, एक विकृत गंधिता। तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, मैंने आपको कई बार बताया है। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता एवं अम्लक के संपर्क में आती है तो उसके सतहों पर एक परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब लोहे का संक्षारण होता है तो उससे जंग लगना कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए सॉरी, सिल्वर धातु के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की काली परत के कारण ऊपर हरे रंग का से परत चढ़ जाती है। कापर के ऊपर हरे रंग का कापर कार्बोनेट की परत चढ़ना, तथा लोहे के ऊपर लालिमायुक्त भूरे रंग की परत चढ़ना। ठीक है, Fe2O जो ये फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, और H2O हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ना। जो जैसे कि आप लोग देखे होंगे
जो चांदी की धातुएं होती हैं, जैसे वो घर में जो औरतें होती पहनती हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे काली हो जाती है। उस तरीके जो हमारा कॉपर का जो तार होता है उसमें कार्बन लग जाता है, हरा रंग का, आप तो देखे होंगे। और जो लोहा होता है उसमें क्या होता है, एक भूरा रंग का परत चढ़ जाता है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना। ये आपको दैनिक जीवन में मिल जाएंगे देखने के लिए। चलिए, अब होगा विकृत गंधिता। मैं आपको पढ़ाया था, फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ ये क्या होता है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ हवा यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उपचयित यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और विकृत गंधित हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण इनका स्वाद एवं गंध बदल जाता है। इस अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको रोकने के लिए तो उपाय क्या है। रोकने के उपाय ये हैं कि नाइट्रोजन प्रति ऑक्सीकारक मिला करके, अगर आप इसमें क्या करेंगे, नाइट्रोजन मिला देंगे तो ये विकृत गंधिता नहीं होगा। इसलिए जो मार्केट से पैकेट चिप्स आते हैं उनमें विकृत गंधिता नहीं होती है, ठीक है ना। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रख करके, यानी कि अगर ऐसे बर्तन रख दीजिए जिसमें हवा जाए ही ना, तो हवा नहीं जाएगा तो वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा, और जब क्रिया नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, वो से बचा रहेगा, ठीक है। और लिखते हैं उदाहरण देखिए कि चिप्स की थैली लंबे समय के बाद उपचयित होकर के विकृत गंधित हो जाती है और मक्खन को कमरे के तापमान पर लंबे समय पर रखने तक इसका स्वाद खट्टा हो जाता है तथा इसके खराब गंध आने लगती है, क्योंकि यह क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है। देखिए बच्चों, जो खाना एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर खाना 1 से 2 दिन का हो जाता है या ठंडा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो ऑक्सीकृत हो जाता है, इसलिए उसका टेस्ट क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं, और क्वेश्चन है, नहीं बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी लोग अच्छे से पढ़ पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।